हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आज हम उसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और ये 21 अगस्त तक रहेगा। पेमेंट की जो डेट है वो भी सेम रहेगी एप्लीकेशन के। ठीक है और उसके बाद क्या है कि मॉडिफाई और करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ गलती हो जाता है या मान लीजिए आपको सेंटर वगैरह चेंज करना होता है या आपको अपने बैंक के प्रेफरेंसेस चेंज करने होते हैं, किसी भी तरीके का अगर मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए बोला गया है कि आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल वेब आईबीपीएस वेबसाइट। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब ये 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगे उसके बाद फिर जो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ये एडिट और मॉडिफिकेशन की विंडो की डेट डिस्प्ले करेंगे। खैर जो भी डेट आएगी वो हमारे चैनल पे भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, क्योंकि मान लीजिए कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसमें कोई दिक्कतें आती हैं आपकी डिटेल्स में या एप्लीकेशन में तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, एकदम फोकस होके कॉन्सेंट्रेट होके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फिर ये जो पीटी है वो सितंबर 25 में होगी। उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जाम के कॉल लेटर्स हैं वो सितंबर 25 में डाउनलोड होंगे। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो अक्टूबर में होना है, प्रीलिम्स का रिजल्ट नवंबर में आना है, मेंस का कॉल लेटर नवंबर में आएगा और मेंस का जो एग्जाम है वो भी नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल को ही आता है, बट इसमें मार्च लिखा हुआ है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी 1 मार्च को आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है अब हम आगे देखेंगे। आगे ये पूरा नोटिफिकेशन का इंडेक्स है, यार इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ठीक है, इसमें है बीओबी, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक, इसमें जो बाकी सारे बैंक है ऐसा नहीं है कि उसमें वैकेंसीज नहीं है, बट एट प्रेजेंट उन्होंने खुद को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया पार्टिसिपेटिंग बैंक में। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एग्जाम नोटिफिकेशंस आते हैं कि इस बैंक की इतनी वैकेंसीज बढ़ गई हैं इस स्टेट में या जो भी है, तो बाकी सारे बैंक के भी मतलब बहुत बार तो ऐसा हमने देखा है कि जैसे बीओपी पार्टिसिपेट नहीं करेगी बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस उनका फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन्होंने 500 या 400 सीट्स ऐड कर दी। ठीक है, तो चांसेस हैं कि अभी जितनी वैकेंसीज आई हैं ये भी बढ़ेंगी फाइनल सिलेक्शन तक आपके। खैर वैकेंसीज तो अभी भी जितनी आई हुई हैं वो भी सफिशिएंट है। 10,000 प्लस वैकेंसीज एक अच्छी वैकेंसी होती है। और जो स्टेट वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब ये तो ओवरऑल वैकेंसीज हो गई, लेकिन जो स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो भी हम देख रहे थे तो वो भी अच्छी आई है, मतलब 1,000 प्लस ही हैं। तो ठीक है, मतलब स्टेट वैकेंसीज के हिसाब से इसको अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो इसमें स्केल ऑफ पे की बात कही गई है। इसमें देखिए हमारा बेसिक 24 से स्टार्ट होता है और फिर ये थ्रू आउट 57 61,800 तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें नीचे एक बात कही गई है, ये जो पोस्ट है इसका आप जानते हैं क्लरिकल का नाम अब चेंज हो गया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गया है। तो इसमें बताया गया है दी सीएसए विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स एज पर रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये तो आपकी एक सैलरी होगी जो आपकी सैलरी स्लिप में आती है, ठीक है? इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैंक में अलग से मिलती हैं। तो ऑफिसर्स के लिए वो चीज़ अलग होती है, क्लरिकल के लिए अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको पेट्रोल के पैसे मिलते हैं अलग से, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट के पैसे मिलते हैं, फिर आपको उसके बाद न्यूज़पेपर के पैसे मिलते हैं, फिर आपको एनुअल मेडिकल चेकअप के पैसे मिलते हैं। उसके अलावा फिर आपको 2 साल या 4 साल के स्लैब में एलएफसीज़ मिलते हैं, ठीक है? तो ये सारे परक्विसिट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपके लिए मिलते हैं और वो हर बैंक के अलग-अलग होते हैं। सो यहाँ पे वही बात कही गई है, ठीक है? अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कही गई है। इसमें देखिए नेशनैलिटी के बारे में बताया गया, इंडियन हो जाए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन, पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन हु इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ईटीसी। तो ये तो अपना देख लेना है, कौन किस कैटेगरी में उस हिसाब से फिल कर रहा है। उसके बाद एज की बात आ जाती है तो मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स है। कहने का मतलब ये है कि 2 ऑफ अगस्त 1997 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 ऑफ अगस्त 2005 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप इस डेट को भी लाई करते हैं, मतलब अगर आपका बर्थडे 2 ऑफ अगस्त 1997 को है या 1 ऑफ अगस्त 2005 को है, तो भी आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपकी एज की हो गई। उसके बाद एक कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स। ये तो सबको पता है, मतलब ये ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम्स के और मोस्टली एग्जाम्स के सेम ही होते हैं। फिर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है कि उनको अपना जो भी सर्टिफिकेट क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का होता है वो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है, तो ये आप लोग देख लेंगे एक बार। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में भी हम अटैच कर देंगे। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी वो हम वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। फिर यहाँ पे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में दिया होगा, तो ये जिनके लिए रिक्वायरमेंट होगा वो अपना पढ़ लेंगे ध्यान से। बाकी अब इसमें आगे जो डिस्कस करने के लिए है वो मुझे लगता है कि अब ये स्टेट वाइज वैकेंसीज ही आएंगी आगे। फिर ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया हुआ है कि कौन से पीपल ईडब्ल्यूएस में फॉल करेंगे। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। डिग्री ऑन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज सच द कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet degree certificate that he or she is graduate on the day he she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2 अगस्त 2025 को रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप तब तक शी इज़ अ ग्रेजुएट, तब तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। मतलब आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उस पे एक डेट होती है, ठीक है? उस पे जो पासिंग सर्टिफिकेट है उस पे आपकी डेट 2 ऑफ अगस्त 2025 होगी, तभी आप भरने के लिए एलिजिबल है आज की डेट में, वरना आप नहीं है। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा जा रहा है शी इज ही और शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained in graduation while registering online। तो जिस दिन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपका 10 या 15 अगस्त को पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट होने वाला है, तो आपको पता है कि जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 25 है, तो आप वेट कर लीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा मान लीजिए 15 अगस्त को, तो आप उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? फिर कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बात की गई है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेजेस, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल कॉलेज। कंप्यूटर का इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक बेसिक, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 अगस्त हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए 21 अगस्त 2025 या उसके पहले तक का ही आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर इसके बाद का आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं
तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ गाइडलाइंस है इन चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे लिखा गया द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज शो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99% विल बी ट्रीटेड लेस देन 55%। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको 59.99 है तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे CGPA OGPA जो आता है उनके कन्वर्जन के लिए इन्होंने बोला गया है, कन्वर्ट देयर CGPA इनटू परसेंटेज एज पर क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी। मतलब आपने जहाँ से पास किया हुआ है, तो क्या होता है ना, आपकी मार्कशीट जो होती है उस पर वो चीज़ मेंशन होती है। ठीक, कि आपका जितना भी CGPA है आप उसको 8.5 से मल्टीप्लाई करिए, या 9 से करिए, या 10 से करिए, जो भी है तो उसमें वो मेंशन होता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी ने मतलब डिफर कर सकता है यूनिवर्सिटी वाइज। तो अपन में मार्कशीट में अच्छे से उस चीज़ को देख लेंगे और उसके बाद उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे बात को? अब चलिए, ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्रेडिट हिस्ट्री की बात है तो मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। खैर, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। जब तक आप स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता क्रेडिट स्कोर का टेंशन लेने की ज़रूरत है किसी को। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसा कि आप जानते हैं 175 रुपीज़ होगा SC ST PWD के लिए, 850 होगा बाकी अदर पीपल के लिए, जनरल OBC क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, और इंक्लूसिव ऑफ GST है। मतलब 175 रुपीज़ SC ST PWD, 850 आपका होगा जनरल OBC मेल फीमेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो हमें पता है कि इंटरव्यू नहीं होते हैं क्लरिकल एग्जाम में, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कहने का मतलब है ये है कि ये ऐड नहीं होता है हमारे एग्जाम में। अब देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, एक इंग्लिश होता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको क्वांट भी कहते हैं, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश एग्जाम का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, इसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। और मान लीजिए एग्जाम करने से पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, तो आप ड्यूरिंग द एग्जाम उसको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के 20 मिनट मिलता है। क्वांट के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट मिलता है, 20 मिनट का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट में करने होते हैं। The applicant candidates have to qualify in each of the three tests by securing cut-off marks to be decided by IBPS in each category as decided by the ability or shortlisted for online main exam। देखिए, क्या होता है, एक आपकी कट ऑफ जो बनती है, एक सेकंड, इस चीज़ को ध्यान देंगे, जो आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक, वो एक तो पहले कैटेगरी वाइज होती है। पहले जनरल की, OBC की, SC ST की, ETC ऐसे बनेगी। ठीक, वो एक चीज़ हो गई। तो मान लीजिए जनरल की आई 59, OBC की आई 57, SC ST की आई 54। ठीक है, ये एक हो गई ओवरऑल, मतलब आउट ऑफ 100। एक आपकी बनती है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, जैसे इसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये 35 मार्क्स का तो मान लीजिए 14.5 होगा, 30 मार्क्स का 14.5, इसमें 20.1, इसमें 22.6, ऐसे। मतलब बात को समझ रहे हैं? ये सब्जेक्ट वाइज अलग आपके कट ऑफ होंगे और ये ओवरऑल अलग कट ऑफ होंगे। तो मान लीजिए आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, ये नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक, और मान लीजिए आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाई करना होता है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्या होता है ना, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत वीक है और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो क्या करता है कि उस कंडीशन में वो ओवरऑल तो क्वालिफाई कर जाएगा लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज नहीं कर पाएगा। तो अब हम 3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके एग्जाम ले रहे हैं, तो हमें तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें तो वही बच्चा चाहिए।
तो ये बस उसी को फिल्टर आउट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आती है, ठीक है। अब मेंस देख लेंगे। मेंस में हमें देखिए 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ठीक है। सेम इंग्लिश का मीडियम इंग्लिश होगा, बाकी सबका इंग्लिश हिंदी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जीए के क्वेश्चंस होंगे 40, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 40, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 40 और क्वांट के होंगे 35। टोटल हो जाएंगे 155 क्वेश्चंस। जो जीए के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के होंगे, जो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होंगे और क्वांट के 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। टोटल हो जाएंगे हमारे 200 मार्क्स। और सबके लिए टाइम 20 मिनट्स, 35 मिनट्स, 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का हमारा मेंस का पेपर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मेंस का पैटर्न। अब इसके बाद हमें दिया गया है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे कि पीयू में क्या होता है कि मेंस कब जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो पेपर हो जाता है उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव आता है आधे घंटे का, उसमें हमें ऐसे और लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो वो चीज क्लैरिकल में नहीं है, मतलब क्लैरिकल में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ठीक। ये देखिएगा, जो ये 200 मार्क्स है इसमें से जो हमारी कट ऑफ आएगी, ठीक, और जो हमारा मार्क्स आएगा वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा एग्जाम का, ठीक है। ये तो बस क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपने अगर पास कर लिया मतलब एक स्क्रीन टेस्ट हुआ, आपको मेंस एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है इसके मार्क्स हमें कोई लेना देना नहीं। अगर कट ऑफ 51.4 जाती है, किसी बच्चे का 51.5 है और आपका 90.5 है, तो भी इससे किसी को बेनिफिट नहीं होगा। ये बच्चा भी एग्जाम मेंस एग्जाम देगा, आप भी मेंस एग्जाम देंगे, और ना इससे आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई हेल्प होगी, ठीक है। तो जो मार्क्स आपको लाने हैं वो इस आउट ऑफ 200 ही लाने हैं जो आपके काम की चीज़ है। चलिए इसके बाद ये आगे हमारे पास जो मान लीजिए, देखिए आप कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी स्टेट में वैकेंसीज अच्छी होती हैं तो बच्चे उस स्टेट से अप्लाई कर देते हैं कि ज़्यादा वैकेंसीज हैं उस स्टेट में तो चांसेस ज़्यादा है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक बात है ये। तो क्या होता है ना कि हमें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें एक टेस्ट होता है। टेस्ट के मान लीजिए हमें उसको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा वहाँ उस लैंग्वेज में, वो हमें रीड या राइट करना होगा, ठीक है। ये वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम, ये तो एग्जाम किस किस लैंग्वेज में होगा वो हो गया। आप मान लीजिए आप जिस स्टेट से भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास एग्जाम में कौन कौन से मीडियम सेलेक्ट करने को होंगे पेपर देने के लिए, ये वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द ऑनलाइन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ मीडियम एज एप्लीकेबल, इफ कैंडिडेट शुड बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन ऑफ इंडिकेटिंग द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो ये चीज़, प्लीज नो कैंडिडेट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑनलाइन एग्जाम एज वेल एज विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपको लेट रिपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया प्रीलिम्स एग्जाम का टाइम 1 घंटा होता है, लेकिन आपको मान के चलना है कि आपको 2 घंटे मिनिमम या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम का सेम है, 120 मिनट का पेपर मतलब 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आपको कम से कम 3 घंटे या 3 से ज़्यादा घंटे मान के चलना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, फिर वो वेरीफाई होंगे, फिर सारे बच्चों को टैली किए जाएंगे कि जितने बच्चों ने लॉगिन किया था उतने बच्चे हैं। तो ये सब प्रोसेस में, और जब तक सबका हो नहीं जाएगा बच्चे छोड़े नहीं जाते हैं सेंटर से, तो ये सब प्रोसेस होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है आफ्टर द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम। तो इस वजह से बोला गया है कि 2 घंटे का पेपर तो ये मान के नहीं चलना है 2 ही घंटा लगना है, अपना अच्छा से टाइम लेके चलना है। फिर रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी 0.25 होती है, 1/4 ऑफ द मार्क्स। कट ऑफ के बारे में यहाँ बता दिया गया है। जो भी कट ऑफ है वो बता दीजिए। मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मिनी एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग।
ये भी ऊपर डिस्कस हो ही गया था कि प्रीलिम्स बस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो आपकी मेरिट बननी है वो इसी पे बननी है, मेंस पे। देखिए जो लोकल लैंग्वेज की बात हो रही थी वो ये है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए उस स्टेट की, ठीक है? नहीं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कोई बंगाली या मराठी जिसको हिंदी नहीं आती है, वो अगर यूपी से अप्लाई करेगा तो वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाएगा। अगर उसको हिंदी नहीं आती है, उसने अपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है आज तक की अपनी एजुकेशन में, ठीक है? तो स्टेट चूज करते वक्त भी लैंग्वेज का देख लेना है कि हम जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट एविडेंसिंग हैव स्टडीड द स्पेसिफाइड लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है? मान लीजिए जैसे 10th में हमारा एक सब्जेक्ट होता है हिंदी, हम यूपी से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। अगर हमने 10th की मार्कशीट में हिंदी एज सब्जेक्ट दिखा दिया अपना, तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया है, वो आपके पास ऑप्शंस होंगे, फॉर्म फिल करते टाइम वो आपको सेलेक्ट कर लेना। फिर पीटी के बारे में दिया गया है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम 200, 200 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है। जो 100 मार्क्स, इसको फिर क्या किया जाएगा, 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, सारे बच्चों का जो भी मार्क्स आएगा उसके बाद उस बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी, या प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा आपका। उसके बाद ठीक है, इसमें तो कुछ वैसा अब ध्यान नहीं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर सील साइन होगा वहाँ पे इन्विजिलेटर का, फिर वो आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो वो आपको एकदम सेफ रखना है। और जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, होपफुली सारे बच्चे जाएंगे, तो जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड वो सील साइन वाला प्रोड्यूस करना होगा। तो एकदम इसको संभाल के रखना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते, आके इधर उधर हो जाता है, फिर अगर आपके पास वो नहीं होता तो फिर वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको पुलिस स्टेशन में एफआईआर करनी होती है कि मेरे से गुम हो गया है या जो भी है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने से अच्छा है कि आप उसको संभाल के रखें, ठीक है? ये देखिए इसमें वही सब बात कही गई है, फोटोग्राफ में से ये सब फोटो वोटो लेके जाना है, एडमिट कार्ड पूरा कंप्लीट करके लेके जाना है। उसमें तो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं एडमिट कार्ड के साथ, उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, उसको इग्नोर करना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा फॉर्म फिल करने का, वो सब बताया गया है। बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं। पैटर्न पेपर का डिस्कस हो गया, डेट्स डिस्कस हो गई। फिर देखिए यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अलाउड नहीं है, तो ये सब ध्यान रखना है, एक बार देख लीजिएगा रनिंग आई से इसमें क्या क्या है। बाकी अगर आप इनमें से कुछ लेके भी जाते हैं तो सेंटर्स पे वो चीज़ें अवेलेबल होती है जहाँ आप ये सब चीज़ें अपना संभाल के रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्क्राइब के बारे में, अनाउंसमेंट्स के बारे में सब आपको, यार आजकल तो साइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको आईबीपीएस की साइट्स टाइमली विजिट करनी है ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट ना छूट जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ की टोटल वैकेंसीज 13 है। आंध्र प्रदेश है, यहाँ की टोटल वैकेंसी 367 है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की टोटल वैकेंसीज 22 है। फिर आसाम है, इनकी टोटल 204 है। तो ऐसे ही स्टेट वाइज है, जैसे देखिए बिहार है, यहाँ पे टोटल 308 वैकेंसीज है। तो एकदम देखिए वैकेंसी एकदम क्लियर कट आपको दे दी गई, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज। तो आपको एकदम मतलब पता होगा कि
कहाँ कितनी वैकेंसीज है, कहाँ मेरे कितने चांसेस है, या कहाँ से अप्लाई करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जब जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं अपना एक बार देख लीजिएगा कि अगर आप किसी और भी आसपास के स्टेट से अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप उस स्टेट का भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी यहाँ पे देखिए स्टेट्स हैं, उनके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के सेंटर दिए हुए हैं, ये भी देख लीजिएगा, आप काम आएंगे। उसके बाद ये स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज एप्लीकेबल, देखिए जैसे आप लक्षद्वीप से अप्लाई करते हैं आपको मलयालम आनी चाहिए, अंडमान से अप्लाई करते हैं हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश से तेलुगु उर्दू आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से इंग्लिश आनी चाहिए, महाराष्ट्र से मराठी आनी चाहिए, मध्य प्रदेश से हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हिमाचल प्रदेश से हिंदी आनी चाहिए, हरियाणा से हिंदी आनी चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मुझे बस ये समझाना है कि जैसे देखिए आप है हिमाचल के, ठीक, लेकिन आप यहाँ पे 30 वैकेंसी है, यहाँ 300 प्लस वैकेंसीज है, तो अगर आपने हिंदी पढ़ा हो तो आप तो यहाँ से भी एलिजिबल है, यहाँ से भी एलिजिबल है। तो मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं ये तो खैर हिमाचल हरियाणा में बहुत डिस्टेंस हो गया, लेकिन क्या हो गया जैसे यूपी में भी हिंदी चाहिए, बिहार में भी हिंदी चाहिए, दोनों एडजेसेंट स्टेट्स हैं, तो बहुत बार लोग यहाँ के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज अपना देख के या कन्वीनियंस देख के। तो ये सब एकदम थॉरली सोच के तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर बाद में चेंज होंगी नहीं। फिर पहले तो आदमी इस चीज़ में बहुत फोकस रहता है कि बस जॉब चाहिए जॉब चाहिए, लेकिन क्या होता है ना जब जॉब मिल जाती है उसके बाद फिर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि फैमिली चाहिए, प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, जिम्मेदारियां हैं, तो सारी चीज़ें सोच लेनी है, फिर ही फॉर्म उस हिसाब से फिल करना है। एकदम कोई भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ डिस्कस करके फैमिली फ्रेंड से फिर अपना एक टाइम लेके तब फिर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए ये पेज नंबर 57 पे है, ये क्या होता है ना आपको ये टेक्स्ट लिख के ये अपलोड करना होता है फॉर्म फिल करते रहे, ये आपका टेक्स्ट है, इसको एकदम ध्यान से अपने रनिंग हैंड राइटिंग में, नहीं कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, रनिंग हैंड राइटिंग में पूरा आपको लिख के अपलोड करना है। तो ये टेक्स्ट खोजने में दिक्कत होती है, पेज नंबर 57 पे है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन से इंपॉर्टेंट इतने, तो बाकी लास्ट में सब रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं जिनको जिनके ज़रूरत होती है वो अपने अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेट्स आ चुकी है, वैकेंसीज अच्छी हैं, 10,000 प्लस एक अच्छी वैकेंसी होती है। पैटर्न भी आपको अब पता चल ही गया है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है वो आपने देख लिया है। तो अब देखिए पहले वो होता था कि 120 मिनट में 2 सवाल करने हैं भर के, आप किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, तो एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो टाइम टेबल है, अपने जो 24 आवर्स हैं उसको चारों सब्जेक्ट में डिवाइड करना है बराबर। ठीक है, बाकी टाइम है अभी, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम कब अक्टूबर में होने हैं। कहाँ गया प्रीलिम्स एग्जाम, पहले ही था फर्स्ट पेज पे आई थिंक, हाँ। तो देखिए प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में होने हैं, अभी हमारे पास चल रहा है अगस्त, पूरा अगस्त बचा हुआ है, पूरा सितंबर बचा हुआ है, तो 2 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए। फिर मेंस हमारा होगा अक्टूबर के जस्ट बाद नवंबर में। तो हम जानते हैं कि इस चीज़ के बीच में हमें टाइम नहीं मिलने वाला है। वेटेज इसका है पेपर 200 नंबर का, मेंस का है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो अगस्त सितंबर वाले 2 मंथ्स हैं इसको बस प्रीलिम्स में नहीं देना है, इसको हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देना है। मतलब देखिए इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तो हमारे प्रीलिम्स मेंस में कॉमन रहेगी, जी हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वांट और रीजनिंग की वो हमें अभी से मीडियम टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब मान लीजिए प्रीलिम्स का पेपर मेन से लो होता है, तो जब हम हाई की प्रिपरेशन कर लेंगे तो लो तो हमारा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि आपको बस मॉक टेस्ट देते रहना है, प्रीलिम्स आपका तैयार हो जाएगा, उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी या दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको बस
एकदम मॉक टेस्ट देते रहना है, उसको एनालाइज करते रहना है और जो भी मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करते रहना है कि कहाँ मेरे से गलतियां हो रही हैं, कहाँ मेरी कमी है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। ठीक है, बाकी बस ठीक है, इस वीडियो में यही था कि हमें नोटिफिकेशन आईबीपीएस क्लर्क का डिस्कस करना था। और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई पेपर सॉल्व करवाना है, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उस पर रिस्पेक्टिव वीडियो बिल्कुल बनाने का ट्राई करेंगे। बाकी चैनल नया है मेरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।